हाँ, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक है, तो हेडिंग डाल कंडक्टर विदाउट बैटरी। कंडक्टर विदाउट बैटरी। कंडक्टर विदाउट बैटरी, कंडक्टर विदाउट बैटरी। ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर है भाई साहब, ये हो गया आपका कंडक्टर, बोलो हाँ या ना। इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इन्फिनिटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर का गिनती नहीं होगा। अगर इनफिनाइट इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहे होंगे? सवाल मेरा ये है, अगर इनफिनाइट इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कैसा मोशन कर रहे होंगे? वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे, किधर भी टे टा टू टी टा टू टा, ऐसा कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? अरे हाँ या ना? तो पहली बात तो इससे हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक इसका क्या है? रैंडम मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? रैंडम मोशन। अच्छा, रैंडम मोशन तो करेगा, जब कोई बॉडी मोशन कर रहा होता है तो वो डिस्प्लेस्ड भी हो रहा होता है, पर रैंडम मोशन के दौरान क्या, गौर से सुनिएगा, क्या इस कंडक्टर में अभी कोई बैटरी नहीं जुड़ा हुआ है तो इससे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके वो यहां से यहां आ पाएगा क्या? इस किनारे का फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहां आ जाएगा क्या? अरे बोलो सोच के आराम से, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां का फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां चला है, या यहां का फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां चला जाए? जब कंडक्टर में बैटरी नहीं होगा, क्या बोले? हाँ, तो जिगजैग कर रहा है तो क्या मतलब? वो ऐसा 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 करते हुए ऐसा यहां चला आएगा? तुमको लगता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहा होगा तो इसके बगल वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो जिगजैग कर रहा होगा? अरे एक दूसरे से टक्कर खा रहा होगा, क्या वो यहां ला रहा होगा? क्या जिगजैग के दौरान वो इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा? एक पार्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल में अगर मैं उसको देखने का सोचूं और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसको स्टडी करूं तो मुझे यह समझ में आएगा कि भाई साहब ने नेट डिस्प्लेसमेंट तो कुछ किया ही नहीं। अरे बोलो हाँ या ना? पर मोशन के दौरान तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, पर यह अकेला सिस्टम है जिसमें रैंडम मोशन के बाद भी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा उसका? जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा भाई साहब? अरे बोलो क्या रहेगा? जीरो। रैंडम मोशन होगा पर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हुआ तो इस कंडक्टर के थ्रू जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा हुआ है, क्या फ्लो ऑफ करंट यानी आई का वैल्यू भी जीरो होगा? बोलो हाँ या ना? अरे करंट, जब इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं कर रहा तो करंट कोई होगा? अरे बोलो भाई, क्या करंट कोई होगा? नहीं होगा। अरे बोलो हाँ या ना? चल, इतनी बातें तेरे दिमाग में पल्ले पड़ती है, झट झट साथ साथ लिखते चल कि इसके अंदर होगा रैंडम मोशन। ये क्या है? कंडक्टर है, और कंडक्टर में कैसा मोशन होता है? रैंडम मोशन, यानी जिग जैग मोशन। जिग जैग मोशन के बाद भी उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? जीरो। और जीरो होने के बाद उसके बारे में क्या बातें होती है? वो ठीक है। चल ध्यान दे, अब मेरी बात गौर से सुन। जब इस कंडक्टर की बात हो रही थी, आपने बोला इस कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। भैया फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अप्रॉक्सीमेट इन्फिनिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, काउंटिंग नहीं है। पर एक डायरेक्ट डाटा पूछा जाता है कि भाई साहब फ्री इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग बिल्कुल नहीं है, बट कुछ तो होता होगा। तो बोला फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं? फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपन n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं?
एन का वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना होता है किसी भी मेटल में, किस में बात कर रहा हूं मैं, मेटल में, 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोलो हाँ या ना। तो हेडिंग डाल दियो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां से आपको दूसरा पॉइंट समझ में आया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते इन्फिनिटी हैं, पर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर बात करूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपन n से डिनोट करते हैं। और किसी भी मेटल में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नॉर्मल जनरल केस की बात कर रहा हूं मैं, वो कितना होता है, ये 10 to the power 28 होता है। पर किसी भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू मेटल के मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल्स मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल्स पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। जनरल केस में 10 to the power 28 लिख दीजिएगा, पर ये किस पर डिपेंड करता है भाई साहब, मेटल के मटेरियल पर। किस पर डिपेंड करता है, मेटल के मटेरियल पर। अच्छी बात है। ये क्वेश्चन आपको नीट ने पूछा है, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू। बात चमका, बोलो हाँ या ना। याद रखोगे या भूल जाओगे, ठीक है। अब आप जब बोल रहे हैं जिगजैग मोशन कर रहा है, जब आप जिगजैग मोशन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा है, जिगजैग, तो वो मोशन क्यों करता होगा और कौन से वेलोसिटी से करता होगा, ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी करता होगा, अरे भाई वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। अरे हाँ या ना, एनर्जी है ड्यू टू किसके बाद, हीट की वजह से। अरे उसके पास इंटरनल एनर्जी होगा, वो जिस वेलोसिटी से टाटा करता होगा, जिगजैग मोशन करता होगा, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं अपन, थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। ये सब लिखाना पड़ेगा, किसको कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। हाँ, इसे किससे डिनोट करते हैं, वीटी से। किससे डिनोट करते हैं, वीटी से। जल्दी लिखता चल, इसको किससे डिनोट करते हैं, वीटी से। थर्मल स्पीड बेसिकली बोला जाता है, थर्मल स्पीड। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ mv/t का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अच्छा, आप लोग केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग केटीजी थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप लोग पढ़े होंगे कुछ, 3/2 k इंटू टी इज इक्वल टू एनर्जी। पढ़े हैं कभी, बोलो हाँ या ना। क्या इसके पास जो अभी कंडक्टर आपने बना रखा था, क्या इसके पास जो एनर्जी है वही एनर्जी किसकी वजह से है, ड्यू टू थर्मल स्पीड की वजह से। अरे हाँ या ना। इसका मतलब हाफ mv/t का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT होगा। अरे बोलो ना यार, यहां से दो को दो क्या कर लिया मैंने, कट किया। वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kT लिख सकता हूं मैं, और बाय m लिख सकता हूं। क्या इस जगह वी टी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं √3 kT/m, where k is what, kinetic energy? No, there this k is known as Boltzmann constant. बोल्टेजमैन कांस्टेंट। बोल्टेजमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, कोई बता सकते हो? 1.38 के की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, है ना, के की वैल्यू की बात कर रहा हूं। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। याद रखना, ये कभी कभी पूछ लेता है। के का इसी का वैल्यू होता है 8.6 इंटू 8.61 या समथिंग कुछ ऐसे, 8.61 इंटू 10⁻⁻³
8.61 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बोलेंगे इसको भाई साहब, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। ये बोल्टेजमैन कांस्टेंट का वैल्यू है, ये याद रखिएगा। कभी कभी आपसे डायरेक्ट हीट करेगा, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है एक बार 10⁻28, तो यहाँ ये वाला वैल्यू आपको, ईवी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू जूल में आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्या आता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बोलो चमका हाँ या ना, क्या इतनी बात आपके पल्ले पड़ रही है? अरे बोलो भाई साहब, अगर ऐसी बातें आपको पल्ले पड़ रही है तो हम आगे बढ़ें क्या? चलिए, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है, ध्यान दे इधर बच्चा पार्टी। अच्छा बता, वीटी के फॉर्मूला को ध्यान से देख, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के? टी इज व्हाट, टेम्परेचर। अरे बोलना भाई, टी इज व्हाट, टेम्परेचर। अगर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अब गौर से सुन मेरी बात को यहाँ पर कॉन्सेप्ट से, अगर किसी कंडक्टर का, क्या बोला मैंने, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, किसको बढ़ा दिया जाए तो क्या उसका थर्मल वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा? बोलो हाँ या ना, क्या थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा? अरे भाई साहब बोलिए हाँ या ना, क्या थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए? अरे आया नहीं आया? तो एक बात और याद रखिए, कंडक्टर के केस में एक बात है बड़ी फेमस है कि टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन, या इसे बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं भाई, रूम टेम्परेचर, या इसे बोल सकते हैं कितना डिग्री सेल्सियस हुआ जरा सा बता तो, 27 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल सकते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस। अरे बोलना, यहाँ ध्यान दे, क्या बोल सकते हैं इसको, 27 डिग्री सेल्सियस। किसी भी ऐसे कंडीशन में कोई कंडक्टर का अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, वीटी का वैल्यू पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, वीटी का वैल्यू पूछ लिया जाए कि स्पीड कितना होता होगा, तो 10⁻14 मीटर पर सेकेंड होता है। देख कितना हैवी स्पीड से चलता है ये इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई क्या बोला मैंने, कितना होता है? नहीं 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 नहीं, इसका 14 नहीं होता, 10⁻5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये चल रहा होता है। बात समझ में आई? अरे क्या बोले, चमका कि नहीं चमका? 300 केल्विन पर इसका स्पीड क्या होता है, 10⁻5, कितना, 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। अब तू सोच, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वीटी का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर घटाएंगे तो वीटी का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इस दौरान जब ये रैंडम मोशन कर रहा होगा, आप लॉजिकली सोचिए, कोई भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है वो किस स्पीड से रैंडम मोशन कर रहा होता है, 10⁻, यानी अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, ध्यान से सुन, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यह फ्री इलेक्ट्रॉन अगर जिगजैग या रैंडम मोशन कर रहा है, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन का स्पीड की अगर बात करें तो वो 1 2 3 4 5 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। अभी आपके पास कोई सा कंडक्टर ले लीजिए, मान लिया जाए, यहां पर नहीं है क्या, हाँ है, मान लिया जाए आपके पास ये एक कंडक्टर है, आपको दिख रहा है यहाँ कॉपर वायर। अरे बोलो हाँ है ना, ऑब्वियस सी बात है, ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ये बैटरी से कनेक्टेड, अरे जोर से बोलो, ये बैटरी से कनेक्टेड, ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। क्या इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अरे बोल हाँ या ना। इसके पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, जोर से बोल, तू बोलता नहीं है, कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, अरे बोल कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, इनफिनाइट। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं तो कितना होगा इसमें, 10⁻⁴
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज व्हाट? 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अरे डेंसिटी क्या बताता है कि 1 मीटर क्यूब अगर ये वायर लूं मैं तो उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 10 टू द पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पर ये मेटल टू मेटल वेरी करता है, पर अभी जनरल बात कर रहे हैं तो इसमें कितना है, 10 का पावर 28। अब बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा होगा, तो जिगजैग मोशन कर रहा होगा। मोशन के बाद भी इस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 0 हो रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण इसमें करंट क्या आ रहा होगा, तो 0 हो रहा होगा। अगर करंट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, कब? जब इसके साथ हमने पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करेंगे। अरे बोलो हाँ या ना? एक हायर और एक लोअर पोटेंशियल कनेक्ट करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं मिलेगा। नेट डिस्प्लेसमेंट 0, अरे जोर से बोल, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो आपने अभी बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10 का पावर कितना होता है, 28, वो कैसा मोशन कर रहा होता है, जिगजैग मोशन कर रहा होता है। वो रैंडम जिगजैग मोशन जो हो रहा होता है वो किस स्पीड से कर रहा होता है, तो वो स्पीड करेगा थर्मल स्पीड से। किस स्पीड से भाई साहब? अरे बोलो जोर से, किस स्पीड से? अरे बोलो किस स्पीड से? किस स्पीड से? और थर्मल स्पीड ऑफ एनी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो थर्मल स्पीड करेगा वो रूम टेम्परेचर पर या 300 केल्विन पर या 23 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो वो किस स्पीड से भाग रहा होगा इलेक्ट्रॉन, 10 टू द पावर 5 से। किस स्पीड से भाग रहा होगा? किस स्पीड से भाग रहा होगा? किस स्पीड से भाग रहा होगा? अरे बोल, 10 टू द पावर 5 मीटर पर, 10 टू द पावर 5 मीटर पर। क्या इस दौरान जब वो भाग रहा होगा एक दूसरे से टकराएगा? बोलो हाँ या ना? अरे कोलिजन करेगा कि नहीं करेगा? क्या वो लगातार कोलिजन कर रहा होगा? उस लगातार कोलिजन के टाइम में भी जब एक इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा और यहाँ कहीं दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर खा रहा होगा, इस बीच में तो इसे कोई टक्कर खाया क्या? बोलो हाँ या ना? इस बीच में उन्होंने कोई टक्कर नहीं खाया। तो दो कॉन्जुगेटिव टक्कर के बीच, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो टाइम बचेगा उस टाइम को बोलते हैं अपन रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं भाई साहब? क्या बोलते हैं भाई साहब? क्या बोलते हैं भाई साहब? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं अपन? अरे बोलो जोर से, क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और ये चौथा पॉइंट है हमारा, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला मैंने? रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा एक बात बता, रिलैक्सेशन टाइम को आप फिजिक्स में टाउ से डिनोट करते हैं क्या? अरे बोलो हाँ या ना? क्या अपन कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, टुई, यहाँ आकर के किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन था, और दूसरे इलेक्ट्रॉन से ये टकराया। जो टकराया भाई साहब, हो सकता है इससे पहले भी ये यहाँ से आकर के यहाँ टकरा करके छिटका होगा। तो ये वाला दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो इस दौरान में ये टाइम लगा, इसे क्या लगा? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। लिख ले जल्दी से, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज नोन एज relaxation time. Time between two successive collision is known as relaxation time. Time between two successive collision is known as relaxation time. हाँ, ये कितनी देर तक रिलैक्स करता है ऑन एन एवरेज? रूम टेम्परेचर पर बात करें तो 10 का पावर -14 सेकेंड। अब आप सोचिए टाउ का वैल्यू जनरल केस में कितना है भाई साहब? 10 का पावर -14 सेकेंड। तो सोच वो कितनी जल्दी जल्दी टक्कर खाता है। अरे सोच के देख, किस स्पीड से टक्कर खाता है और कितनी जल्दी जल्दी टक्कर खाता है। बात समझ में आ रही है? पल्ले पड़ रही है? अरे धस रहा है नहीं धस रहा? अरे आया नहीं आया? पक्की बात? तो बता, तेज टक्कर खा रहा है कि जल्दी जल्दी टक्कर खा रहा है कि लेट से? हाँ, बहुत स्पीड में टक्कर खा रहा है। एक तो 1 लाख के स्पीड से टक्कर खा रहा है। तो सोच, इतने स्पीड से अगर मारूफ और तबरेज को टकरवा दें तो ना मारूफ बचेगा ना तबरेज। ये दोनों कहाँ मिलेंगे हमको? कब्रिस्तान पे। कहाँ मिलेंगे? हाँ, तो इतना स्पीड में टक्कर खाना भी नहीं है। अब बात करते हैं कि ये टाउ किस पर डिपेंड करता है। ध्यान से सुन इधर, ये टाउ किस पर डिपेंड करता हो? अरे ये टाउ किस पर डिपेंड करता है उसके बारे में बात करते हैं कि टाउ कैसे बात करेगा, टाउ किस पर डिपेंड करेगा। तो तू सोच के बता, टाउ किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता होगा? अभी आपने बोला वीटी को बढ़ा देंगे सर जी, सॉरी टेम्परेचर को बढ़ा देंगे सर जी,
तो आपका Vt का वैल्यू भी, जब V2 का वैल्यू बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या कर जाएगा? अरे बोलो हाँ या ना। आपने अभी बोला मेटल के मटेरियल पर डिपेंड करता है, मेटल पर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब टाउ भी मेटल पर डिपेंड करता होगा। अरे बोलो हाँ या ना। टाउ भी मेटल पर डिपेंड करता होगा कि नहीं करता होगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और मेटल के मटेरियल, मेटल्स के टाइप पर डिपेंड करेगा। ये दो बातें आप लिख लीजिए। जब टेम्परेचर है और टाउ कैसे कम होगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो क्या Vt का वैल्यू भी बढ़ेगा? अरे हाँ या ना। अगर Vt का वैल्यू बढ़ेगा इसका मतलब स्पीड बढ़ गया। पहले स्पीड कितना था? 10 का पावर 5। अब स्पीड कितना हो गया? मान लो 3 × 10 का पावर 5। तो अब ये 3 गुना स्पीड बढ़ गया। अरे बोलो ना यार, अब 3 गुना स्पीड बढ़ा तो जो चीज पहले जल्दी देरी से टकराता था अब वो पहले टकरा जाएगा कि बाद में? पहले टकरा जाएगा। इसका मतलब रिलैक्स करने का टाइम बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। चलिए, वेरी गुड। इसी दौरान एक टॉपिक और पढ़ते हैं, मीन फ्री पाथ। चलिए, पांचवा प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, मीन फ्री पाथ। क्या है मीन फ्री पाथ के बारे में? एक नई बात है, हम आपको समझाएंगे, ध्यान से सुनिए। जब टक्कर हो रहा था तो ये पहला पार्टिकल्स था, कहीं से आ रहा होगा, टकरा करके यहाँ दिखा मुझे, ये दिखा ऐसे जाते हुए, यहाँ किसी दूसरे से टकराया, दूसरा पार्टिकल ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ था, इससे टकरा के हो सकता है वो छिटक गया और वो इधर आ गया, फिर यहाँ किसी तीसरे पार्टिकल से वो वाला पार्टिकल क्या हो गया होगा? टकराया होगा, हो सकता है इधर चला गया होगा। बोलो हाँ या ना। या पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है इधर चला आया हो। बोले हाँ या ना। यहाँ पर आ गया होगा। तो इस दौरान जब दो कॉलिजन हो रहा था कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का, उस दौरान में दो सक्सेसिव कॉलिजन में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर होता होगा। अरे एवरेज डिस्टेंस कवर होता होगा कि नहीं? या एवरेज डिस्प्लेसमेंट कवर होता होगा। जो ये जिस रास्ते तक में, इस रास्ते के बीच में जो ये कवर कर रहा है, जहाँ उसका टक्कर नहीं हो रहा है, उसे कहा जाता है मीन फ्री पाथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज नॉन एज, या टू कॉन्जुगेटिव कॉलिजन इज नॉन एज मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं उसको? मीन फ्री पाथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं भाई साहब? किससे डिनोट करेंगे? लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। और जनरली मेटल के केस में लैम्डा का वैल्यू होता है 10 एंगस्ट्रम। रूम टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, कितना एंगस्ट्रम होता है? 10 एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है भाई साहब? 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम का वैल्यू ये होता है। कितना एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है? एक एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब आप सोचिए मीन फ्री पाथ बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? बहुत बहुत छोटा है। बोलो हाँ या ना। यानी आप अगर सोचें तो कितना होगा? ध्यान से देखेगा, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना के आसपास, इतना मीटर। क्या ये अच्छा लग रहा है पढ़ने में? नहीं अच्छा लग रहा है। क्या डिस्टेंस आप नाप सकेंगे देख करके अपनी नंगी आंखों से? नहीं नाप सकेंगे। तो ऐसे मीन फ्री पाथ होता है। बात इतना लॉजिकली समझ में आया? चल मान कंडक्टर को अब मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कंडक्टर कनेक्ट विद बैटरी, या इनपुट में कोई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट करेंगे, मेरी बात को गौर से सुनना, ये वाला हाइयर पोटेंशियल होगा मेरे लालू, ये वाला। चल ठीक है, अच्छा तरीका है कि बैटरी दिखा दें, अदरवाइज आप लिख भी सकते थे। अब मेरी बात को जितना आप संयम से सुनिएगा उतना संयम से आपको याद रहेगा और उतने अच्छे से याद रहेगा।
जैसे ही आप इधर पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगा? अरे बोलो हाँ या ना। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेगा? फिर इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ आएगा? क्या करंट का फ्लो होगा? जो एरो है वो क्या शो कर रहा है आपका? डायरेक्शन को। क्या जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा इस तरफ, तो ठीक उसी समय एक वेलोसिटी आएगा जिसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, क्या उसका भी डायरेक्शन यही होगा? अरे बोलिए हाँ या ना। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा तो इस दौरान सारे जगहों पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा? क्या इस कंडक्टर का लेंथ मैं मान सकता हूं कि एल लेंथ है? बोलो हाँ या ना। क्या मैं मान सकता हूं एल है? क्या इसका पोटेंशियल मैं मान सकता हूं बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी है? तो आपने एक इक्वेशन पहले से पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू डी वी बाय डी आर। क्या इस वाले केस में E इज इक्वल टू वी बाय एल लिखना सही होगा? बोलिए चमका या नहीं चमका? क्या यहां पर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ या ना। तब जाकर के हम लोग पढ़ते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। बोलो चमका। चल इतना छाप फिर चमका। तो अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो जल्दी छापिए। हो गया? आगे बढ़े। आगे बढ़े सर जी। ठीक है, ये 6 पॉइंट होगा या 5th पॉइंट? 6 ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हैं? इसको किससे डिनोट करते हैं? वीडी से। अभी हमने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम। उसको समझने से पहले एक बात समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास जो कंडक्टर था साहब, इस कंडक्टर में आपने एक हायर पोटेंशियल जोड़ा और एक लोअर पोटेंशियल जोड़ा। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाया आपने इस डायरेक्शन में। अच्छा, इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा, उसको क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा जिसके कारण वो मूव कर रहा होगा? अरे सोचिए, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। किसी न किसी फोर्स से तो खिंचाएगा। वो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू व्हाट? अरे E इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े हो, F बाई क्यू पढ़े हो ना?
तो क्या F इज इक्व टू क्यू इंटू ई? अरे बोलो ना यार, F इज इक्व टू क्यू इंटू, क्या यहाँ पर Q का वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन है? अरे बोलना, क्या F का वैल्यू, सॉरी Q का वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ E इंटू ई इज इक्व टू एफ? क्या यही फोर्स लग रहा होगा? क्या जो फोर्स लग रहा होगा इसी उस फोर्स की वजह से उसके अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा हुआ होगा? अरे बोल आया नहीं आया? क्या वो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला हमको मास इंटू एक्सेलरेशन से पता चलता? क्या एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला वेलोसिटी बाय टाइम से पता चलता? क्या यहाँ टाइम की बात अगर कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम की बात करेंगे? क्या यहाँ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे? क्या हमारे पास यहाँ पर E इंटू ई लिखने के लायक है बातें? क्या यहाँ से ये टाउ इस तरफ जाएगा और मास नीचे आ जाएगा? क्या अपन लिख सकते हैं VD इज इक्व टू ई टाउ बाय एम? बोलो चमका या नहीं चमका? बात समझ में आई भाई साहब? अरे बोलिए हाँ या ना? पक्का? डन? श्योर? मान लें आपकी बात को तो छाप इतनी बात है। इस वीडियो का जनरल वैल्यू जो होता है ना वो 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड होता है, ये याद रखना कंडक्टर के केस में। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान दे, तब लिखना है, गौर से सुनो। क्या आपने इससे पहले वाले स्लाइड में पढ़ रखा है E इज इक्व टू वी बाय? ठीक है। क्या हम लोग यहाँ पर VD इज इक्व टू लिख सकते हैं E टाउ बाय M ब्रैकेट बंद इंटू V बाय L? बोलो हाँ या ना? सही है। दिस V इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस V इज पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला V क्या है भाई आपका? पोटेंशियल डिफरेंस है। ये वाला M क्या है? लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर है। ये E क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन है। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टाउ क्या है आपका? रिलैक्सेशन टाइम है। बात को समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो कभी चेंज नहीं हो सकता, मास भी चेंज नहीं हो सकता। अब बात आती है कि VD किस पर डिपेंड कर रहा है, ये हम आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। क्या VD V पर डिपेंड करेगा? क्या VD L पर डिपेंड करेगा? क्या VD के बारे में कुछ आपका राय है? आप सोच करके बताइए। तो हम जो समझ पा रहे हैं पहला राय बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो जब बैटरी कनेक्ट नहीं था, तब जो है इलेक्ट्रॉन्स आपका मोशन कर रहा था ऐसा, स्ट्रेट लाइन, जिधर जा रहा था बेचारा जा रहा था, कोई इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा था, और ये स्ट्रेट लाइन जाते हुए टक्कर खाता था। एक शार्प एंगल या जिधर भी मुड़ता हो एक पार्टिकुलर एंगल पर मुड़ता था, फिर वो सीधा चलता था, फिर टक्कर खाता था और फिर वो सीधा चलता था। लेकिन जैसे ही आपने पोटेंशियल जोड़ा, यहाँ पर डिफरेंस पैदा किया, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते ही अब इसे एक फोर्स लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना भी चाहेगा तो ये थोड़ा मुड़कर ऐसा जाएगा, क्योंकि इसको और भी कोई खींच रहा होगा। अरे बोलो हाँ या ना? फिर यहाँ ये टक्कर खाएगा, फिर वो ऐसे मुड़कर जाएगा, बोलो हाँ या ना? फिर वो टक्कर खाएगा, हो सकता है ऐसे मुड़कर जाए। इतना कर्व्ड नहीं होता है, पर हम एक बात बता रहे हैं, इसका मतलब कंडक्टर में विदाउट कनेक्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन का पाथ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ देते हैं तो उसी इलेक्ट्रॉन का पाथ कर्व्ड लाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? बात समझ में आ रही है? अगर किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हैं तब तो वो स्ट्रेट लाइन उसका फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में उसके टक्कर चल रहे होंगे, बोलो हाँ या ना? पर जैसे ही आपने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तब उसका क्या चल रहा होगा?
कर्व्ड पाथ ट्रेवल कर रहा होगा। कैसा पाथ ट्रेवल कर रहा होगा? यानी विदाउट कनेक्टिंग द बैटरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन ए, टक्कर जो होगा वो किसमें होगा? स्ट्रेट लाइन कर्व्ड, स्ट्रेट लाइन पाथ पर कॉलिजन होगा। लेकिन अगर आपने उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो कॉलिजन कैसा होगा? कर्व्ड पाथ पर होना शुरू हो जाएगा। किस पाथ पर होना शुरू हो जाएगा? कर्व्ड पाथ पर। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, विदाउट बैटरी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉलिजन, विदाउट कनेक्टिंग बैटरी, विदाउट कनेक्टिंग बैटरी, अरे नंबर से क्या रखा है? विदाउट कनेक्टिंग बैटरी, विदाउट कनेक्टिंग बैटरी, ये सारी बातें लिख लिए ना आप लोग? और जल्दी छाप साले, विदाउट कनेक्टिंग बैटरी हम जाएंगे तबरेज के घर। विदाउट कनेक्टिंग बैटरी path of electron between collision will be straight line. Path of collision between path of electron between collision, अरे path of electron between collision will be straight line. दूसरा बात लिख लो इसी के साथ, हो गया। सेवंथ पॉइंट की बात कर लेते हैं, थोड़ी ध्यान देकर, यहां ध्यान दे भैया, हेडिंग डाल लीजिए मोबिलिटी। किससे डिनोट करते हैं अपन? म्यू से। मोबिलिटी किसको कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अबे कल ही तो बोले पढ़ाए हैं, परसों पढ़ाया है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट, अरे बोलना, इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे कुछ नहीं भाई, ध्यान से सुन, कुछ नहीं बोल रहा है, ये एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसमें? यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से ड्रिफ्टिंग करता है, बात समझ में आ रहा है? कैसा खिंचाता है, वही तो मूव करेगा ना, वही मोबिलिटी कहलाएगा। अरे हाँ या ना? अरे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वही तो मोबिलिटी कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहा था? क्योंकि आपने उसे क्या दे दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले तो कभी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कभी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन का मूव करना होगा, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, दैट इज नॉन एज मोबिलिटी। क्या बोलते हैं भाई साहब? इसका मतलब मोबिलिटी इज डिफाइंड करके हम लोग जान गए, तो मोबिलिटी इज म्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वी बाय ई। बोलो हाँ या ना? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा एक बात बता, वीडी क्या वीडी के बारे में अपन कह सकते हैं कुछ बातें, जरा ध्यान से सोच के बता। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से वीडी का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? बता मुझे। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से वीडी का वैल्यू बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से वीडी का वैल्यू, वेरी गुड। टेम्परेचर बढ़ाने से मेरे लाल बाल गोपाल, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। कहां से पता चला सर? ऐसे पता चला, तुम लोग नशाखोर आदमी हो। देख यहां, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या कर जा रहा है? डिक्रीज कर जा रहा है। और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? टाउ। तो हमारे पास
VD का वैल्यू क्या हो जाएगा, VD का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। अरे बोलो, हाँ VD का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। अच्छा, VD का वैल्यू जब डिक्रीज करेगा तो क्या अपन कह सकते हैं मोबिलिटी भी डिक्रीज करेगा। जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं और जैसा जैसा बना रहा हूं, ये सारी बातें ध्यान से सुन और बना, और कैसे कैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं वो भी देख, वरना एक दिन सर के ऊपर ऐसा गड़सा फरसा रख करके दाब देंगे। वो इमेज दिखाएंगे एक दिन दाब के ही। चलो पूछ रहा है फरसा क्या होता है, बता। ऐसे बच्चों को क्या ही बताएंगे। हो गया? अरे बोलो हाँ या ना। क्या इतना बात चमका? क्या नहीं हुआ यार? ठीक है, बढ़िया है, नहीं हुआ है। अब सही पूछो तो थक गए। नहीं, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। कहाँ तक पहुँचे? 7 तक ना, और 1-2 टॉपिक बचा हुआ। पानी है क्या? वेरी गुड, ये आदमी जान ला सकता है। अच्छा एक बात बता रहे, सिंपल सा सवाल है मेरा, कि अगर कोई तार पहले मोटा है, बीच रास्ते में जाकर के वो तार पतला हो जाता है, तो क्या करंट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, या उतना ही करंट होगा उस तार में? क्या बोले तुम लोग, समझे? हमने क्या पूछा, आप लोगों ने समझा भाई साहब? चलिए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक बता रहे हैं यार, आई से डिनोट करते हैं। लास्ट डे पढ़ाए थे हम, आई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, NeAVD। एक एक टर्म को आप जान रहे हैं। N क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। E क्या है आपका? 1.67, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ए क्या है आपका? क्रॉस सेक्शनल एरिया। VD क्या है आपका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ये है वायर, इसके बारे में हमको सब कुछ पता है, इतनी बात तो हमको समझ में है। आई का एक बेसिक फॉर्मूला है DQ/, हाँ, इससे रिलेटेड लास्ट डे सवाल बनवाए थे हम, और ये 2 तरीके से हम पूछे थे आपको सवाल। एक तो आपको ऐसा पूछ सकता है कि कोई बॉडी है जिस पर चार्ज Q का इक्वेशन दिया हुआ है 5t² + 3t, फाइंड I इज इक्व टू वॉट एट t इज इक्व टू 3 सेकेंड, मान लें पूछ दिया ऐसा, तो आप कैसे निकालेंगे? I इज इक्व टू dQ/dt, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 10t + 3, कितना सेकंड पर? 3 सेकंड पर, तो 33 एम्पियर। बोलो हाँ या ना। दूसरा तरीका हमने बताया था, मान ले अगर आपसे पूछ ले I इज इक्व टू 5t² + 2t, आपको बोले कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो t इज इक्व टू 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक, तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे dQ का इंटीग्रेशन इज इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt, लिमिट बैठा देंगे 0 से लेकर 2 तक, और चार्ज का लिमिट होगा 0 से लेकर Q तक। इस तरह के फॉर्मूले हम लोग डील कर चुके थे। अरे बोलना भाई साहब, हाँ या ना? पक्की बात है? अरे बोलो, ठीक है। पर अब ऐसी बातें हम पूछ ही नहीं रहे आपसे, हम आपको एक फॉर्मूला लिखा है I इज इक्व टू NeAVD। पक्की बात। पहला सवाल हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि मान ले ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको यहां दिख रहा है, ये एरिया नंबर 1, ये एरिया नंबर 2,
ये एरिया नंबर 3, ये एरिया नंबर 4। और मान यहाँ हाइयर पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ा मैंने और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ा है। ठीक है भाई साहब, हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। ऑब्वियस सी बात है यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो मैंने पूछा आपसे, इस जगह जो करंट को चेक किया वो I1 मिला, इस जगह जो चेक किया वो I2 मिला, और इस जगह जो चेक किया वो I3 मिला, और इस जगह चेक किया वो I4 मिला। गौर से सुनना, इसी में सारा कहानी खत्म। मुझे ये बताओ, I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा क्या? करंट तो बदलेगा नहीं, करंट हर जगह क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, इस जगह अगर सेम हुआ तो NEAVD, NEAVD, गौर से सुन मेरी बात को, ये दोनों तो टर्म आप छेड़ ही नहीं सकते। इसका मतलब ये 1 1 2 2, हाँ या ना? इसका मतलब VD1 बाय VD2 इज इक्वल टू A2 बाय A1। अरे चमका या नहीं चमका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर A2 का वैल्यू बड़ा है और A1 का वैल्यू, मान ले A2 का वैल्यू 4 और A1 का वैल्यू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2/1। इसका मतलब VD2 और VD1 इधर आ जाएगा। अरे भाई, VD1 बाय VD2 इज इक्वल टू 2/1। गौर से सुन, यहां से कैलकुलेशन निकालेंगे अपन। तो VD1 इज इक्वल टू 2VD2। अब तू सोच के बता, VD का वैल्यू बड़ा है या VD2 का वैल्यू बड़ा? VD1 का वैल्यू बड़ा है या VD2 का? VD1 का वैल्यू बड़ा है। इसका मतलब ये आया कि अगर मेरे पास तार वही है और मैं एरिया बढ़ा दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? घटेगा कि बढ़ेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जा रहा है। जब एरिया बढ़ रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बात चमका या नहीं चमका भाई साहब? अरे जब एरिया बढ़ रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो रहा है? या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि VD1 बाय VD2 इज इक्वल टू A2 बाय A1। ये नोट पॉइंट दिमाग में बैठा ले और छाप ले। VD2 बाय VD1 इज इक्वल टू A1 बाय A2 ना, A1 बाय A2 बाय A1। यहां 1 कर, बैल यहां 2 कर, यहां 2 और यहां 1। अब सही है? VD1 बाय VD2 इज इक्वल टू A2 बाय, ये कब, ये हमेशा वैलिड नहीं है कि अलग अलग तार रहा तो नहीं, वो तार एक ही पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट होने चाहिए, वो तार एक ही पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट। बात समझ में आ रही है? बोल भाई हाँ या ना। और जब एरिया आपका सांकरा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। और जब एरिया वैसा होगा तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होने लगेगा? हाँ वैसा। आप समझ गए। आप यहां से एक बात, कैसे इस बात को जानेंगे? ध्यान से सुन। VD इज इक्वल टू I बाय NEA। गौर से सुन, अभी चल रहा है ये लड़की, ये करंट तो आपका सेम रहने वाला, N भी आपका सेम रहने वाला, E भी आपका सेम रहने वाला। इसका मतलब VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बात बोलो चमका हाँ या ना? चल जल्दी लिख। When current will be same, नहीं तो तुम लोग भूल जाते हो। ये पूरा डायग्राम वायग्राम जो है सब छाप भाई। हाँ, लगना चाहिए कुछ बंदूक बंदूक बड़ा भारी सा डायग्राम लग रहा है, कुछ तो बना डाला मैंने।
हाँ। टंग टंग टंग। जल्दी कर बे, नहीं तो हम सो भी सकते हैं। रहने दो भैया, अब नहीं हो पाएगा।